आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास डायरी के बारे में, एक यहूदी लड़की की डायरी, मतलब एन फ्रैंक की डायरी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी तो है नहीं, ये तो जैसे इतिहास के एक बहुत मुश्किल दौर में एक खिड़की है। बिल्कुल। और ये इसीलिए इतनी अहम है क्योंकि ये हमें सिर्फ आप जानते हैं नंबरों या सरकारी बातों से आगे ले जाती है। ये हॉलोकॉस्ट को, मतलब यहूदियों के उस नरसंहार को एक बच्ची की नजरों से दिखाती है, उसकी अपनी आवाज में। 13-14 साल की लड़की। जी, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम की बात है, जब नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा था और कैसे वो लोग छिपे हुए थे। 8 लोग। एन ने सब अपनी डायरी किटी को बताया। तो कहानी शुरू होती है जून 1942 से, है ना? जी एन का 13वां जन्मदिन। जी हाँ, 12 जून 1942। उसे तोहफे में एक डायरी मिलती है, लाल और सफेद चेक वाली। और वो फौरन लिखना शुरू कर देती है। उसने अपनी डायरी को एक नाम भी दिया था, हाँ, किटी, जैसे वो अपनी दोस्त को लिख रही हो। और शुरू में तो वही बातें हैं जो एक उस उम्र की लड़की सोचती है। जैसे कि अपने जन्मदिन के तोहफे। हाँ, तोहफों की लिस्ट, उसके दोस्त हानेली, साने, जैकलिन, स्कूल की बातें, काउंसलर के पीछे पड़े हैं, क्लास का माहौल कैसा है। और वो गणित के टीचर वाला किस्सा, मिस्टर कीसिंग। हाँ हाँ, वो बड़ा मजेदार है। मिस्टर कीसिंग एन के बहुत ज्यादा बात करने से थोड़े परेशान रहते थे। तो उन्होंने सजा दी। बिल्कुल। निबंध लिखने को कहा, विषय था बातूनी। और एन ने क्या किया, हार मान ली? अरे नहीं, एन ने बाकायदा 3 पेज का निबंध लिखा, तर्क दिया कि बातें करना तो स्टूडेंट का गुण है, खासकर लड़कियों का, और ये आदत तो माँ से मिली है, इसे कैसे बदलूं। हाँ, टीचर को कैसा लगा? मिस्टर कीसिंग को मजा तो आया, पर एन कहाँ चुप बैठने वाली थी। तो दूसरा निबंध मिला, एक असाध्य बातूनी। और फिर तीसरा भी। हाँ, क्वैक 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 बोली मिस्टर्स चैटरबॉक्स। हाँ, इस बार एन ने और होशियारी दिखाई, अपनी दोस्त सने, जो कविता अच्छी लिखती थी, उसकी मदद ली। अच्छा। और पूरी कहानी कविता में लिख दी कि कैसे एक बतख माँ और हंस पिता के 3 बच्चे थे, जिन्हें पिता ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। कमाल है, मतलब मजाक में ही सही बात कह दी। बिल्कुल। और मिस्टर कीसिंग ने भी इसे सही स्पिरिट में लिया, खूब हंसे। पूरी क्लास में, दूसरी क्लासेस में भी वो कविता पढ़ी। और उसके बाद एन को बातें करने की पूरी छूट। ये तो स्कूल के दिनों की, मतलब एक हल्की फुल्की याद है, लेकिन इसी के पीछे एक बहुत गंभीर माहौल बन रहा था। हाँ, वो नॉर्मल जिंदगी दरअसल बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह गई थी। एन अपनी डायरी में उन यहूदी विरोधी कानूनों का भी जिक्र करती है। क्या क्या पाबंदियां थी? बहुत सारी, जैसे उन्हें वो पीला सितारा पहनना पड़ता था पहचान के लिए। हाँ। वे ट्राम में नहीं जा सकते थे, अपनी गाड़ी नहीं चला सकते थे, सिर्फ साइकिल। और खरीदारी? खरीदारी का भी टाइम फिक्स था, दोपहर 3 से 5, और वो भी सिर्फ उन दुकानों से जहां लिखा हो यहूदी दुकान। बाप रे, मतलब हर चीज पर रोक। और भी था, रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना मना, थिएटर, सिनेमा, कोई भी मनोरंजन की जगह, सब बंद उनके लिए। यहाँ तक कि दोस्तों के घर जाना भी मुश्किल। इनने लिखा है ना कि उसकी दोस्त जैक कहती थी, अब तो कुछ भी करने में डर लगता है, पता नहीं किस चीज पर पाबंदी हो। सोचिए वो डर, हर वक्त। ये सिर्फ दिक्कत ही नहीं थी, ये एक तरह से समाज से काटने की, इंसानियत छीनने की कोशिश थी। मई 1940 में जर्मन कब्जे के बाद से ये सब बढ़ता जा रहा था। एन के परिवार पर भी इसका असर पड़ रहा था, जाहिर है। बिल्कुल। उसकी माँ के रिश्तेदार तो 1938 के क्रिस्टन नाख्त के बाद ही जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए थे, और नानी भी 1933 में जर्मनी से एम्स्टर्डम आ गई थी। जनवरी 42 में ही उनकी मौत हुई थी। तो माहौल पहले से ही तनाव भरा था। और फिर आया जुलाई 1942, वो दिन जिसने सब बदल दिया। हाँ, एन की बड़ी बहन मार्गोट को एसएस से एक कॉल अप नोटिस मिला। एसएस यानी नाजी सेना का वो खतरनाक हिस्सा। जी, और परिवार फौरन समझ गया कि ये बुलावा किस लिए है। यातना शिविर, कंसंट्रेशन कैंप। हाँ, और उस समय तक सबको पता था कि वहां जाने का मतलब क्या है, मौत। तो उन्होंने जो छिपने का प्लान शायद 16 जुलाई के लिए बनाया था, उसे फौरन अमल में लाना पड़ा। बिल्कुल 10 दिन पहले, अगले ही दिन 6 जुलाई को उन्हें छिप जाना था। इस अचानक फैसले के बाद तो बड़ी भागदौड़ मची होगी। पैकिंग, एन ने क्या पैक किया? यही एन की सोच दिखती है। वो लिखती है कि यादें कपड़ों से ज्यादा जरूरी हैं। तो सूटकेस में सबसे पहले क्या रखा? अपनी डायरी, फिर कर्लर्स, रुमाल, स्कूल की किताबें, पुरानी चिट्ठियां, तस्वीरें। कपड़े कम, यादें ज्यादा। हाँ, उस भयानक अनिश्चितता में भी वो अपनी पहचान, अपने आप को बचाना चाहती थी। ये सिर्फ पैकिंग नहीं थी। और घर छोड़ना,
अपनी बिल्ली मोर्ते को पीछे छोड़ना पड़ा। जी, बिल्ली को पड़ोसियों के पास छोड़ना पड़ा। एन को इसका बहुत दुख था। और घर से निकलें कैसे? पकड़े जाने का डर था, तो ठंड से बचने के बहाने जुलाई की गर्मी में कई परतें कपड़ों की पहन ली। कई परतें। हाँ, एन ने लिखा है 2 बनियान, 3 पैंट, 1 ड्रेस, फिर स्कर्ट, जैकेट, रेनकोट, 2 जोड़ी जुराबें, टोपी, स्कार्फ। सोचिए। ये सब पहनकर सड़क पर चलना, उनकी मजबूरी और डर साफ दिखता है। और ये छिपने का फैसला बहुत हिम्मत का काम था। अकेले तो कर नहीं सकते थे। किसने मदद की? उनके पिता ऑटो फ्रैंक के कुछ बहुत ही बहादुर और वफादार दोस्त और सहकर्मी थे, जो यहूदी नहीं थे। मीप गीज, उनके पति यान गीज, बेपवॉश्कल, मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमन। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ वो छिपने की जगह तैयार की जिसे सीक्रेट एनेक्स या गुप्त अनुलग्नक कहा गया। हाँ, गुप्त अनुलग्नक। बल्कि अगले 2 साल तक उन तक खाना, जरूरत का सामान, बाहर की खबरें सब पहुंचाते रहे। ये लोग रात को पहले आकर उनका कुछ सामान भी ले गए थे, थैरों में भरकर। तो ये गुप्त अनुलग्नक था कहाँ, कैसा था? ये ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में ही था, पीछे की तरफ, प्रिंस ग्रोख्त 263। ऑफिस की बिल्डिंग में? हाँ। नीचे गोदाम और दफ्तर। हाँ। फिर एक दरवाजा। हाँ। जो बाद में किताबों की घूमने वाली अलमारी के पीछे छिपा दिया गया। अच्छा। ताकि किसी को पता न चले। जी। वो दरवाजा खुलता था एक बहुत सीधी तंग सीढ़ी की तरफ। ऊपर 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर फ्रैंक परिवार के कमरे, बाथरूम और ऊपर एक बड़ा कमरा जो बाद में फॉन्डान परिवार को मिला, और एक छोटा कमरा उनके बेटे पीटर के लिए। एक अटारी भी थी। और ये घूमने वाली अलमारी का आइडिया? ये मिस्टर कुगलर का था और इसे बेपवॉश्कल के पिता ने बनाया था ताकि दरवाजा बिल्कुल छिप जाए। इससे अंदर आना जाना तो मुश्किल होता होगा। हाँ, झुकना पड़ता था, कूदना पड़ता था। एन लिखती है कि शुरू में सबके सिर में चोटें भी लगी। छिपने के बाद शुरू के दिन कैसे बीते? एन ने क्या महसूस किया? शुरू में तो सामान खोलना, सफाई करना, जगह को रहने लायक बनाना। एन लिखती है कि उसे ये एक बहुत अजीब छुट्टी जैसा लग रहा था। अजीब छुट्टी? हाँ। उसने अपने कमरे की दीवारों पर फिल्मी सितारों की तस्वीरें, पोस्टकार्ड चिपकाए, जो उसके पिता पहले ही ले आए थे। शायद उस भयानक माहौल में कुछ अपनापन, कुछ नॉर्मल सा लाने की कोशिश। और फिर कुछ ही दिन बाद 13 जुलाई को फॉन्डान परिवार भी आ गया। जी, मिस्टर और मिसेस फॉन्डान और उनका बेटा पीटर। एन ने मिसेस फॉन्डान के बारे में कुछ मजेदार लिखा था ना, उनके सामान को लेकर। हाँ, एन बताती हैं कि मिसेस फॉन्डान अपने साथ एक बड़ा सा हैड बॉक्स लाई थी, और उसमें क्या था? उनका चेम्बर पॉट, यानी मूत्र पात्र। क्या? हैड बॉक्स में? हाँ, उनका कहना था कि इसके बिना उन्हें घर जैसा महसूस नहीं होता। देखें कैसी अजीब स्थिति थी, लेकिन इंसान अपनी रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा रहना चाहता है। 8 लोग इतनी छोटी सी छुपी हुई जगह में, ये मानसिक रूप से कितना भारी रहा होगा। दिन में तो बिल्कुल शांत रहना पड़ता था। बहुत ज्यादा। सोचिए, पकड़े जाने का डर तो हर पल, और दिन के समय जब नीचे दफ्तर में बाहर के लोग काम कर रहे होते थे, तो ऊपर एकदम सन्नाटा। मतलब फुसफुसाकर बोलना, नंगे पैर या जुराबों में चलना, वो भी बहुत धीरे, पानी का इस्तेमाल नहीं करना, टॉयलेट फ्लश नहीं करना, और ये 1-2 दिन नहीं, 2 साल तक। उफ। और खाने पीने, खबरों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। बिल्कुल, अपने उन मददगारों पर। बाहर की दुनिया से एकदम कट जाना, ताज़ी हवा, धूप, इन सब के लिए तरसना, ये सब दिमाग पर बहुत असर डालता होगा। एन ने लिखा है कि उसे रात में पास के चर्च वेस्टरटोरिन की घड़ी की आवाज सुनना अच्छा लगता था। हाँ, शायद वो आवाज़ बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक तरीका थी, समय बीतने का एहसास दिलाती थी। उस खतरनाक माहौल में एक नियमित भरोसेमंद आवाज़ शायद सुकून देती थी। एन लिखती है कि बाकियों को आदत डालने में टाइम लगा, पर उसे पसंद थी। ये दिखाता है कि मुश्किल में छोटी चीजें भी कैसे सहारा बन जाती हैं। अब जरा अंदर के रिश्तों की बात करें। एन अपने परिवार वालों और फॉन्डान परिवार के साथ अपने संबंधों के बारे में क्या लिखती है? सब ठीक था? ठीक तो कैसे होता? इतनी छोटी जगह, लगातार डर और तनाव का माहौल, 8 अलग-अलग मिजाज के लोग, आसान नहीं था। एन ने ईमानदारी से लिखा है सब। बहुत ईमानदारी से। वो अपनी माँ और बड़ी बहन मार्गोट से एक तरह की दूरी महसूस करती है। लिखती है कि मेरा उनके साथ मेल नहीं बैठता। वो कहती है कि वो उनकी तरह खुलकर रोने धोने के बजाय अकेले में महसूस करना पसंद करती हैं। और पिता के साथ? पिम कहती थी वो उन्हें। हाँ, पिता ऑटो फ्रैंक यानी पिम कि वो ज्यादा करीब थी। लेकिन वो ये भी लिखती है कि जब बहस होती थी तो पिता अक्सर माँ या मार्गोट का ही पक्ष लेते थे।
इससे उसे निराशा होती थी। ये तो किसी भी टीनेजर की आम कश्मकश है, लेकिन यहाँ माहौल ने इसे और बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल, बंद जगह और टेंशन। और फॉन्डान परिवार, उनके आपसी झगड़े। हाँ, एन मिस्टर और मिसेस फॉन्डान के भयानक झगड़ों से हैरान थी। कहती है कि उसने अपने माँ बाप को ऐसे लड़ते कभी नहीं देखा, और वो अपनी माँ और मिसेस फॉन्डान के बीच की छोटी छोटी बातों पर होने वाली नोक झोंक का भी जिक्र करती है। जैसे कौन किसके बर्तन इस्तेमाल करेगा, या किसकी चादरें अच्छी हैं। मिसेस फॉन्डान अपनी अच्छी चादरें बचाकर रखती थी और एन की माँ की चादरों पर नाक चढ़ाती थी, तो एन की माँ भी चुपके से वैसे ही करती थी। हाँ, छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बन जाती हैं ऐसे में। पीटर फॉन्डान के बारे में क्या राय थी एन की शुरू में? शुरू में तो एन को पीटर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे शर्मीला, अनाड़ी सा और काफी आलसी बताती है। कहती है कि बस अपने कमरे में पड़ा रहता है या सोता रहता है। और वो उसकी बीमारियों की शिकायतें। हाँ, एन उसे बहुत बड़ा रोगभ्रमी, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियक कहती है। हमेशा कोई ना कोई बीमारी, कभी जीभ नीली हो गई, कभी गर्दन में अकड़न, कमर दर्द, कभी दिल, गुर्दे, फेफड़ों में गड़बड़। लेकिन इन सब बातों के बीच एन की नज़र बहुत तेज थी। वो लोगों को बहुत बारीकी से देखती थी। यही तो कमाल है इस डायरी का। वो सिर्फ ये नहीं लिखती कि क्या हुआ, वो लोगों के मन को, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। वो देखती है कि कैसे मिसेस फॉन्डान बर्तन धोने से बचने के लिए उनमें खाना लगा छोड़ देती हैं, या कैसे पीटर छिपकर कोई बड़ों वाली किताब पढ़ रहा है और पकड़े जाने पर उसके पिता गुस्सा होते हैं। बहुत साफ नजर है उसकी। एन ने एक जगह लिखा है कि उसे एक सच्ची दोस्त की बहुत कमी लगती थी। दोस्त तो थे, पर कोई ऐसा नहीं जिससे वो सब कुछ कह सके। क्या इसीलिए किटी यानी डायरी इतनी जरूरी हो गई? हाँ, ये बहुत बहुत अहम बात है। वो लिखती है, कागज में लोगों से ज्यादा धीरज होता है। परिवार था, दोस्त थे, पर शायद उस उम्र में या उन हालात में उसे कोई ऐसा चाहिए था जो बिना टोके, बिना जज किए बस सुन ले। किटी वही दोस्त बनी। तो डायरी सिर्फ रोज की बातें लिखना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी भावनाओं को बाहर निकालने का, समझने का एक सुरक्षित जरिया थी। डर, उम्मीदें, गुस्सा, निराशा, सब कुछ एक तरह से खुद को खोजने का सफर भी था वो। मार्च 1944 में कुछ हुआ था जिसने एन को डायरी को लेकर और सीरियस बना दिया। हाँ, उसने लंदन से डच सरकार के एक मंत्री का रेडियो पर भाषण सुना। अच्छा। मंत्री ने कहा था कि युद्ध के बाद जर्मन कब्जे के दौरान डच लोगों के जो अनुभव रहे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, तो लोग अपनी चिट्ठियां, डायरियां संभाल कर रखें। इससे एन को आइडिया आया। बिल्कुल, उसे प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि युद्ध खत्म होने के बाद वो अपनी डायरी के आधार पर एक किताब छपवाएगी, और उसने अपनी डायरी को एडिट करना, कुछ हिस्सों को दोबारा लिखना भी शुरू कर दिया था इस इरादे से। उसमें लिखने की, अपनी कहानी बताने की कितनी इच्छा थी, लेकिन अफसोस। हाँ, ये कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। अगस्त 1944 में 2 साल से ज्यादा वो लोग छिपे रहे, लेकिन किसी ने खबर दे दी। किसी ने धोखा दिया। हाँ, नाजियों को उनके गुप्त ठिकाने का पता चल गया। गेस्टापो यानी नाजी सीक्रेट पुलिस ने छापा मारा, और अनुलग्नक में छिपे सभी 8 लोग, एन, मार्गोट, उनके माता पिता, फॉन्डान परिवार और वो डेंटिस्ट फ्रिट्ज फेफर जो बाद में आए थे, जी, सभी 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मददगार मिस्टर क्लेमेन और मिस्टर कुगलर, उन्हें भी पकड़ लिया गया। और फिर क्या हुआ उनका? सभी 8 लोगों को पहले ट्रांजिट कैंप भेजा गया, फिर अलग अलग यातना शिविरों में। एन मार्गोट को पहले ऑश्विट्स बिर्केनाउ भेजा गया, फिर बर्गन-बेल्सन शिविर। बर्गन-बेल्सन, वहां तो हालात बहुत खराब थे। बेहद खराब। भुखमरी, बीमारियां। मार्च 1945 में बर्गन-बेल्सन आजाद होने से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले टाइफस फैला हुआ था। पहले मार्गोट की मौत हुई, और फिर एन की भी। हाँ, उसके कुछ ही दिन बाद 15 साल की एन ने भी दम तोड़ दिया। उन 8 लोगों में से सिर्फ एक ही बच पाया। जी, सिर्फ एन के पिता ऑटो फ्रैंक। युद्ध के बाद जब वो वापस एम्स्टर्डम आए तो मीबगीज, जिन्होंने गेस्टापो के जाने के बाद हिम्मत करके अनुलग्नक से एन की डायरी और दूसरे कागजात उठा लिए थे, उन्होंने वो डायरी ऑटो फ्रैंक को सौंप दी। हाँ, और ऑटो फ्रैंक ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी की। शुरू में पढ़ना तो बहुत मुश्किल हुआ होगा उनके लिए। बेहद मुश्किल, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि एन की आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। 1947 में पहली बार डच भाषा में छपी हेट एक्टर हाउस, मतलब पिछला घर, बाद में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पूरी दुनिया में जानी गई। आज तो करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं इसे। 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये सिर्फ एक किताब नहीं रही अब। नहीं, ये इतिहास का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। जैसा कि एक डच इतिहासकार यान रेमन
ने 1946 में ही लिख दिया था कि ये भले ही एक बच्चे की आवाज़ है, पर यह फांसीवाद की पूरी भयावहता को न्यूरेमबर्ग के मुकदमों के सारे सबूतों से कहीं ज़्यादा असरदार ढंग से दिखाती है। ये डायरी हॉलोकॉस्ट के लाखों गुमनाम पीड़ितों को एक चेहरा देती है, एक आवाज़ हमें याद दिलाती है कि नफ़रत और कट्टरता का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। एन फ्रैंक की डायरी के इन हिस्सों पर बात करते हुए हमें एक ऐसी लड़की दिखती है जो डर और उम्मीद के बीच जी रही थी, जिसने उन भयानक हालात में भी लिखना, सोचना, महसूस करना नहीं छोड़ा। उसकी कहानी रोज की मुश्किलों और जीने की इच्छा का प्रतीक है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक अकेली कहानी, एक व्यक्तिगत अनुभव इतिहास की हमारी समझ को कितना बदल सकता है। जब हम लाखों मौतों के आंकड़े सुनते हैं तो शायद वो सिर्फ नंबर रह जाते हैं। हाँ, सुन हो जाते हैं हम। लेकिन जब हम एन जैसी एक आवाज़ सुनते हैं, उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसकी छोटी छोटी शिकायतें, खुशियां, तो इतिहास अचानक बहुत बहुत पर्सनल, बहुत मानवीय हो जाता है। कैसे एक लड़की की आवाज इतने साल बाद भी हमें इतना झकझोर सकती है, इतना सोचने पर मजबूर कर सकती है, ये वाकई कमाल की बात है।